1912 की एक ठंडी रात अटलांटिक महासागर के गहरे अंधकार में एक विशालकाय जहाज अपनी आखिरी यात्रा पर था। आरएमएस टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जिसे अनसिंकेबल कहा गया था, लेकिन कुछ ही घंटों में वह समुद्र की गहराइयों में समा गया। 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए लहरों में खो गए और उनके साथ डूब गया एक राज। लेकिन क्या हुआ था उस रात? क्या टाइटैनिक सच में सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराने के कारण डूबा था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी थी? अब एक सदी बाद कटिंग एज टेक्नोलॉजी की मदद से महासागर को ड्रेन किया जा रहा है और टाइटैनिक को वैसा देखा जा रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हर एक खरोंच, हर एक दरार, हर एक टूटे हुए हिस्से की कहानी अब सामने आने वाली है। क्या टाइटैनिक के डूबने की कहानी अब फिर से लिखी जाएगी, या फिर यह रेक किसी ऐसे रहस्य को उजागर करेगा जो आज तक छिपा था? एक रोमांचक खोज का सफर शुरू होता है। एक सदी से अधिक समय तक टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गहराइयों में 2.5 मील नीचे अंधकार में छिपा रहा। लेकिन अब एक नई इन्वेस्टिगेशन महासागर को ड्रेन करने जा रही है, अटलांटिक का प्लग खींचने और टाइटैनिक को ऐसे रूप में दिखाने जा रही है जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। दिन के उजाले में हम नई क्रिटिकल एविडेंस को उजागर करेंगे जो पहले कभी दिखाई नहीं दी। महासागर के फर्श पर गहरी खरोंचों से लेकर उस आइसबर्ग तक के डैमेज तक जिसने इस जहाज को चीर कर रख दिया था। एक हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट्स की टीम कटिंग एज टूल्स के साथ इस डिजास्टर के पुराने मिस्ट्रीज को सुलझाने में लगी है, जो टाइटैनिक की कहानी को फिर से लिख सकती है। टाइटैनिक इतिहास का सबसे इनफेमस जहाज है। उस समय जब ओशन लाइनर्स सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे बेहतरीन बनने की दौड़ में थे, आरएमएस टाइटैनिक एक टेक्नोलॉजिकल मावल थी। जब उसने 1912 में अपनी पहली यात्रा शुरू की तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मूविंग मैन मेड ऑब्जेक्ट था, एक अनसिंकेबल शिप। लेकिन अपनी मेडन वॉयज में 2.5 मील के बाद एक डिजास्टर हुआ जिसमें 1500 से अधिक पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स ठंडे महासागर की गहराइयों में समा गए। आज भी एक सदी से अधिक समय बाद यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ, कैसे यह जहाज डूबा और 2 हिस्सों में टूट गया। सैकड़ों सर्वाइवर्स ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा और इसकी कहानियां साझा की, लेकिन आज भी अनगिनत सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। टाइटैनिक के रैकेज की पहली बार खोज सितंबर 1985 में हुई। तब से 20 से अधिक एक्सपेडिशंस इस जहाज के अवशेषों को देखने के लिए 2.5 मील गहराई तक गई। यह जगह चंद्रमा की सतह जितनी ही अजनबी और रहस्यमयी है। किसी भी एक्सप्लोरर के हेडलाइट्स में एक समय में टाइटैनिक की हल के केवल कुछ ही हिस्से दिखते हैं। अब तक किसी ने भी पूरे रेक को एक साथ नहीं देखा या इसके सभी एडजेस को खोजा नहीं। पहले टाइटैनिक को समझने की कोशिश करना वैसा ही था जैसे 10 मंजिला इमारत की ऊंचाई से न्यूयॉर्क के मैनहट्टन का नक्शा बनाने की कोशिश करना, वो भी तब जब आपकी गाड़ी के शीशे कोहरे से ढके हों और आपके पास सिर्फ एक टॉर्च हो। लेकिन अब एक हाई टेक टीम आरएमएस टाइटैनिक इंक द्वारा फंडेड इस रेक को दिन की रोशनी में लाने जा रही है। ये एक विशाल सोनार मैपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, जिससे टाइटैनिक के प्रत्येक हिस्से को प्रिसाइसली स्कैन करके उसका एक डिजिटल मॉडल तैयार किया जाएगा। लेकिन डीप ओशन को स्कैन करना आसान नहीं है। ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल्स AUVs को 12,000 फीट पानी के नीचे जाकर काम करना होता है। यह क्षेत्र बेहद खतरनाक है। इन्वेस्टिगेटर्स ने AUVs को प्रोग्राम किया ताकि वे 30 फीट की ऊंचाई पर रहकर व्रेक के चारों ओर स्कैन कर सकें। ये अंडर वाटर ड्रोन्स सोनर सिग्नल्स भेजते हैं जिससे पानी के नीचे का टाइनिएस्ट डिटेल भी कैप्चर किया जा सके। इन AUVs के बाद एक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल ROV भेजा जाता है जो हजारों डिजिटल इमेजेस खींचता है। प्रत्येक दिन ये व्हीकल्स समुद्र की सतह पर नई जानकारी लेकर लौटते हैं। अगले कुछ हफ्तों में वैज्ञानिक इस रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं जिससे टाइटैनिक का एक विस्तृत 3D मॉडल बनाया जाता है। यह पहली बार है जब पूरे रेक को पूरी क्लैरिटी के साथ देखा जा सकता है। टाइटैनिक के टूटने को लेकर कई थियोरीज रही हैं। 1912 की एक्सीडेंट रिपोर्ट में कहा गया था आइसबर्ग ने 300 फीट लंबा गहरा घाव जहाज के दाईं ओर कर दिया था। लेकिन आई विटनेस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि टाइटैनिक को डूबने में 2.5 घंटे लगे।
ओशनिक एक्सप्लोरर पीएच नारल ने 30 एक्सपीडिशन में 12,000 फीट की गहराई में जाकर रेक की जांच की, लेकिन उन्हें 300 फीट की कोई बड़ी दरार नहीं दिखी। एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के जरिए यह साबित हुआ कि टाइटैनिक पर केवल छोटे छोटे पंक्चर्स थे, लेकिन वे इतने घातक थे कि पूरे जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त थे। टाइटैनिक के रेकेज का एक सबसे बड़ा रहस्य यह था कि उसका स्टर्न और बो एक दूसरे से 2000 फीट दूर कैसे जा गिरे। स्कैनिंग से पता चला कि जब टाइटैनिक के दो हिस्से अलग हुए तो स्टर्न का डूबना बहुत ही वायलेंट था, जिससे वह पूरी तरह से टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। वहीं बाउ सेक्शन रिलेटिवली इंटैक्ट रहा। जब बाउ समुद्र की सतह से टकराया तो यह लगभग सीधा खड़ा हो गया और इसका 60 फीट का हिस्सा समुद्र की तलछट में धंस गया। हाइड्रोडायनामिक बेल ने पानी को बड़े ही साफ तरीके से काट दिया और लगभग इंटैक्ट रहा। अगर कोई प्लेन फ्लाइट के दौरान डैमेज हो जाए तो हवा उसके आउटर स्किन के नीचे चली जाती है और उसे अलग अलग टुकड़ों में फाड़ देती है। यही हाल टाइटैनिक के तेजी से डिसइंटीग्रेट होते स्टर्न का हुआ। पहले बड़े बड़े हिस्से टूटकर अलग हुए, फिर जब स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस कम हुआ तो छोटे छोटे टुकड़े जैसे कन्फेटी पानी में उड़ने लगे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि हाई प्रेशर वाटर ने जहाज के इंटरनल स्ट्रक्चर में रास्ता बना लिया होगा, जिससे पानी अंदर जाकर इंटीरियर वॉल से टकराया। हल के फ्रेम से अलग होते ही पानी एकदम ब्लास्ट हुआ और जहाज के वुडन इंटीरियर वॉल्स टिक नहीं सके। वे पूरी तरह से पल्वराइज्ड हो गए। यही कारण है कि आज टाइटैनिक का स्टर्न एक मैसिव कार wreck की तरह दिखाई देता है, जबकि उसका बो सेक्शन अभी भी लार्जली इंटैक्ट है। ये इन्वेस्टिगेशन ये भी बताती है कि जहाज के दो मुख्य सेक्शंस ओशन के बॉटम तक कैसे पहुंचे और वे इतने अलग क्यों दिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, टाइटैनिक कब और कैसे टूटा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अटलांटिक ओशन की गहराइयों को डिजिटली ड्रेन किया गया, जिससे टाइटैनिक के फाइनल रेस्टिंग प्लेस को 100 साल बाद पहली बार डेलाइट में देखा जा सका। स्टर्न और बॉव के बीच एक विशाल डिब्रीज फील्ड फैला हुआ था जो सैकड़ों फीट तक फैल गया था। हर एक टुकड़ा इस रहस्य को हल करने की एक नई कड़ी हो सकता था। टाइटैनिक आखिर कैसे और क्यों टूटा। अब तक डोमिनेंट थ्योरी यही थी कि टाइटैनिक दो हिस्सों में सरफेस पर ही स्प्लिट हो गया था। जब सिंकिंग बो पानी में नीचे जा रहा था तब स्टर्न ऊपर उठ गया और अपने ही वेट के कारण जहाज बीच में से स्नैप हो गया। लेकिन अब जब ओशन को डिजिटली ड्रेन कर दिया गया है तो कुछ नए क्लूज सामने आ रहे हैं जो इस थ्योरी को चैलेंज कर सकते हैं। डेब्रिस के ओशन फ्लोर पर गिरने के पैटर्न का अध्ययन करके इन्वेस्टिगेटर्स ये पता लगा सकते हैं कि जहाज कैसे और कब टुकड़ों में बंटा। इसका पता लगाने के लिए पूरे अंडर वाटर wreck को स्कैन किया जा रहा है, जिससे आर्टिफैक्ट्स का एक विशाल डिजिटल मैप तैयार किया जा सके। इसमें उन 5000 ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस भी शामिल हैं जिन्हें पहले की एक्सपीडिशंस ने wreck से रिकवर किया था। टाइटैनिक के ग्रैंड स्टेयरवे की ऑर्नेट स्टैच्यूज, फर्स्ट क्लास स्मोकिंग रूम में लगे शैंडलियर्स और जहाज के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की फाइनेस्ट क्रॉकरी, हर ऑब्जेक्ट इस पजल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक टाइटैनिक की ब्रॉन्ज बेल भी मिली और डॉकिंग ब्रिज का कुछ नेविगेशनल इक्विपमेंट भी wreck के पास पाया गया। ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स थे जो जहाज के टूटने और उसके सिंक होने की कहानी को फिर से लिख सकते थे। इस नए रीमैपिंग से जो पैटर्न्स उभर कर सामने आए हैं वे पहले की थ्योरीज से बिल्कुल मेल नहीं खाते। टाइटैनिक के डेब्रीज फील्ड में सिर्फ जहाज के हिस्से ही नहीं बल्कि कई पर्सनल बिलोंगिंग्स भी मिली। कॉफी कप्स, डिनर प्लेट्स, शैंडलियर्स के टुकड़े, डेक बेंचेस, हर ऑब्जेक्ट एक कहानी बयां कर रहा था। कई आर्टिफैक्ट्स इंसानी जिंदगी की झलक भी दिखाते हैं, जैसे कि एक पॉकेट वॉच जो अब भी इंटैक्ट थी और जिस पर वक्त उसी समय पर रुका था जब वह पानी में डूबी थी। यह वॉच टाइटैनिक के स्टर्न से 1100 फीट दूर डेब्रिस फील्ड में मिली। इसका मालिक था थॉमस विलियम सोलोमन ब्राउन, जो साउथ अफ्रीका में एक होटलियर था और अपने परिवार के साथ अमेरिका में नई जिंदगी बसाने जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से वह इस हादसे में बच नहीं पाया, जबकि उसकी पत्नी और बेटी एडीथ बच गए। इसी तरह एक नोटबुक जो टाइटैनिक के वेस्ट डेब्रिस फील्ड में स्टर्न से 780 फीट दूर मिली।
एडगार्डो सैमुअल एंड्रू की थी। वह मात्र 17 साल का था और 3rd क्लास में अकेला अमेरिका की ओर सफ़र कर रहा था। उसकी नोटबुक में अब भी उसके हाथ की लिखावट देखी जा सकती थी, एक यंग बॉय की आखिरी निशानी जिसने नए जीवन के सपने देखे थे, लेकिन वह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। एक्सपीडिशन द्वारा इकट्ठे किए गए डेटा से अब इस रहस्य को हल करने में मदद मिल रही थी कि टाइटैनिक कब और कैसे टूटा। पिछले कुछ सालों से डोमिनेंट थ्योरी यही थी कि ब्रेकअप सरफेस पर ही हुआ था। जब स्टर्न पानी से ऊपर उठ रहा था तो इमेंस स्ट्रेस के कारण जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन बिल लैंग जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि नया डेटा एक अलग कहानी बयान कर रहा है। ओशन फ्लोर पर डेब्रिस के फैलाव को देखकर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जहाज की सेपरेशन पानी में काफी गहराई पर हुई थी, ना कि सरफेस पर। अगर सेपरेशन सरफेस पर होती तो डेब्रिस बहुत बड़े एरिया में बिखर जाता, लेकिन जो पैटर्न मिला वह काफी कम्पैक्ट था, जो ये दर्शाता है कि जहाज ने पानी के अंदर काफी नीचे जाकर ही टूटना शुरू किया था। आई विटनेसेस की गवाही से भी ये पुष्टि होती है। स्टर्न के एफ्ट बोर्ड डेक पर मौजूद 3 गवाहों ने जहाज के फनल्स को गिरते हुए देखा, लेकिन उन्होंने किसी बड़े पैमाने पर डिसइंटीग्रेशन होते हुए नहीं देखा। यानी टाइटैनिक सरफेस पर नहीं टूटा, बल्कि गहराई में जाकर अलग हुआ। लेकिन टाइटैनिक का भविष्य क्या है? अब यह जहाज ओशन फ्लोर पर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 30 सालों से इस रेक की स्टडी कर रहे पीएच नार्जोलेथ का कहना है कि डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रहा है। डेक्स कोलैप्स हो रहे हैं और जल्द ही जहाज के अंदर की हर चीज हमेशा के लिए खो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? गहराई में पानी में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जिससे मेटल को रस्ट होने में हजारों साल लगने चाहिए। लेकिन टाइटैनिक को ढकने वाले स्ट्रक्चर्स रस्टिकल्स थे, एक अनोखी बैक्टीरियल फॉर्मेशन। जब इन रस्टिकल्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो पता चला कि ये सिर्फ रस्ट नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया कॉलोनीज हैं जो जहाज के आयरन को कंज्यूम कर रही हैं। 5 अलग अलग बैक्टीरिया कम्युनिटीज इन रस्टिकल्स के अंदर रह रही थीं और वे टाइटैनिक को धीरे धीरे खत्म कर रही थीं। अब जब टाइटैनिक के टूटने की प्रक्रिया और उसकी डिके को समझ लिया गया है, यह साफ है कि यह wreck ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन इसके आर्टिफैक्ट्स, इसकी कहानियाँ और इसके सर्वाइवर्स की यादें इसे हमेशा के लिए इतिहास में जीवित रखेंगी। आज भी टाइटैनिक का नाम सुनते ही लोगों के मन में उस रात की भयावहता उभर आती है जब एक असाधारण जहाज डूब गया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई और इंसानी साहस और त्रासदी की एक अविस्मरणीय कहानी लिखी गई। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक सपना था जो समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया।